हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है जी हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे जी कि हायर परचेज क्या होता है और क्या इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप से अकाउंटिंग करनी है, किस टाइप के इससे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, किस टाइप से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो स्टार्ट करेंगे जी हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ये जी आपके कोर्स में स्टडी नोट नंबर 9 है। ठीक है जी। और टॉपिक है आपका हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारा का सारा इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि हायर परचेज क्या होता है, क्या इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। हायर परचेज पे अगर आप कोई असेट परचेज करेंगे तो उसका किस टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करेंगे। तो मेरा टॉपिक है आज की क्लास में हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो मेरा टॉपिक है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ध्यान से देखेंगे तो आपने पढ़ा है ना जी, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो या तो होते हैं जी कैश में, जिनको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, या फिर बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं जी या फिर क्रेडिट पे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। अब मान लो मिस्टर ए को एक असेट परचेज करनी है। मिस्टर ए को क्या परचेज करना है जी, एक असेट परचेज करनी है। असेट का नाम है, मान लेते हैं मशीनरी है। ठीक। तो इसके पास से दो ऑप्शन है। ये गया जी एक शोरूम में गया, जो मशीनरी का डीलर था, जो सेलर था, जो वेंडर था, उसके पास गया और कहता है मुझे ये वाली मशीन परचेज करनी है, तो ये कितने की मिलेगी। तो जो सेलर था उसने कहा सर ये 10 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है जी। तो सेलर जो बता रहा है ना, वो बता रहा है जी कैश प्राइस बता रहा है। सेलर ने कहा ये जो मशीन है ये कितने की है जी, ये 10 लाख रुपए की है, अगर आप अभी के अभी सारा पैसा दोगे तो ये मशीन कितने की है जी, 10 लाख रुपए की, अगर अभी के अभी सारा पैसा दे दोगे, लमसम पेमेंट करोगे। ठीक है जी। फिर हमने कहा नहीं, हमें अभी सारा का सारा पैसा नहीं देना है, हमें क्या करना है जी, इस मशीन को फाइनेंस करवाना है। हम इस मशीन का पैसा इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं। कुछ पैसा मैं आपको अभी दे दूंगा और बाकी की आप मेरी इंस्टॉलमेंट बना दो। कहने का मतलब है वो मिस्टर ए इस मशीन को क्रेडिट पे परचेज करना चाहता है। ठीक है जी। तो उसने सेलर के सामने अपना ऑप्शन रख दिया कि मैं जी इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, मैं मशीन को क्रेडिट पे परचेज करना चाहता हूं, मैं मशीन को फाइनेंस करवाना चाहता हूं। तो सेलर ने बताया कि आप अगर लमसम इसको खरीदते हैं तो हम आपको दे देंगे जी 10 लाख रुपए की, लेकिन अगर आप कहते हैं ये 10 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में देंगे, कहने का मतलब है
एक तो ऑप्शन है जी 10 लाख रुपए अभी दे दो, कैश प्राइस दे दो सारा का सारा एक साथ और मशीन ले आओ, और दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए प्लस कुछ इंटरेस्ट दे दो, ठीक है जी, और इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो मिस्टर ए ने कहा मैं इस मशीन को क्रेडिट पे खरीदना चाहूंगा। तो जो सेलर है उसने कहा 10 लाख तो जी है मशीन का कैश प्राइस, अगर आप अभी के अभी सारा पैसा दोगे तो आपको देना है 10 लाख, लेकिन अगर आप इसके 4 इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया कैश प्राइस और ये हो गया जी इंटरेस्ट। तो जो मिस्टर ए है उसने कहा अभी की अभी मैं आपको दूंगा जी डाउन पेमेंट, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, बाकी आप मेरी किस्तें बना दो। तो वेंडर ने क्या किया, जो सेलर था उसने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी। तो 4 इंस्टॉलमेंट बनाई जी 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की एंड 2.5 लाख रुपए की। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है जी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें सारा का सारा पैसा अभी दे दिया हमने, और एक होता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जिसमें हमने गुड्स तो ले लिए, गुड्स का पोजीशन तो ले लिया, लेकिन पैसा हम देंगे जी इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक, वो हो गया जी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जब हमने पैसा इंस्टॉलमेंट पे दिया तो इंस्टॉलमेंट के भी 2 सिस्टम है, कहने का मतलब क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी 2 सिस्टम है। एक है जी आपका हायर परचेज बोलते हैं, हायर परचेज में भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया जाता है और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो क्रेडिट को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो पार्ट हो गया जी हायर परचेज और दूसरा पार्ट हो गया जी इंस्टॉलमेंट सिस्टम। दोनों में ही पेमेंट किस में होगी जी, इंस्टॉलमेंट में होगी। तो दोनों का अलग अलग नाम क्यों रखा गया, कुछ तो डिफरेंस होगा जिसकी वजह से दोनों का नाम अलग अलग रखा गया। तो क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो हायर परचेज में क्या होता है जी, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। सबसे पहले अगर आप डिफरेंस करो इन दोनों में ओनरशिप के बेसिस पे, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, असेट की, जो मशीन आपने परचेज की उस मशीन की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी मिस्टर ए को, तो कहता है ओनरशिप ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। कहते हैं जब मिस्टर ए लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर होगी मिस्टर ए को, जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, कब ट्रांसफर होगी जी, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, कहता है एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट बाय मिस्टर ए एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। कहते हैं जैसे ही मिस्टर ए ने अग्रीमेंट किया सेलर के साथ कि मैं ये मशीन खरीदना चाहता हूं और आपको पेमेंट करूंगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बेसिस पे, और ये 2 लाख रुपए आप अभी डाउन पेमेंट ले लो, जैसे ही डाउन पेमेंट किया वैसे ही मशीन की ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई जी, मशीन की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मिस्टर ए को ट्रांसफर हो गई। कहने का मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मिस्टर ए हो गया जी ओनर हो गया। ओनर कौन है, मिस्टर ए है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में,
जबकि हायर परचेज में अभी मिस्टर ए ओनर नहीं है। मिस्टर ए जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा 4 साल के बाद, तब उसको ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो अभी क्या है जी, अभी तो वो हायर चार्जेस पे कर रहा है, एक तरह से किराया पे कर रहा है। अभी तो वो किराएदार है, जिसको बोलते हैं जी अकाउंटिंग टर्म में उसको बेली बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मान लो जो मिस्टर ए है उसने ये मशीन हायर परचेज सिस्टम पे परचेज की और 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी। अब मान लो उसने डाउन पेमेंट दे दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दी, बट थर्ड इंस्टॉलमेंट वो नहीं पे कर पाया। तो अब क्या करें? तो अगर कभी भी हायर परचेजर जो मिस्टर ए है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में कभी भी डिफॉल्ट करेगा, तो हायर परचेज में क्या ट्रीटमेंट होगा और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो मैं लिखूंगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए का मतलब है जी हायर परचेजर जब कोई डिफॉल्ट करेगा इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने में, तो क्या लिखा? इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय मिस्टर ए इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन जो वेंडर है या जो सेलर है रीपोजेज द गुड्स, रीपोजेज द मशीनरी या रीपोजेज द गुड्स। तो क्या करेगा? वो गुड्स को वापस रीपोजेज कर लेगा, वापस अपने पास से उसको टेक ओवर कर लेगा। तो कहता है अगर हायर परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट करेगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय मिस्टर ए बाय हायर परचेजर इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो सेलर क्या करेगा? जो मशीन थी, जो गुड्स थे, तो उसने इंस्टॉलमेंट पे बेचे थे, वो उनको वापस से रीपरचेज कर लेगा। ठीक है जी। इन दिस केस कहने का मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में इफ डिफॉल्ट इज मेड बाय मिस्टर ए, कहता है वो पर्सन जो परचेजर है, जिसको हमने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे गुड्स सेल किए हैं, अगर वो डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो क्या सेलर गुड्स को वापस ले सकता है? हाँ जी। तो क्या सेलर गुड्स को वापस ले सकता है? नहीं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर सेलर गुड्स को वापस रीपोजेज नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है सेलर? तो सेलर कर सकता है जी, मैंने लिखा इन दिस केस इफ डिफॉल्ट इज मेड बाय परचेजर इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा तो सेलर कैन सू फॉर प्राइस ओनली। तो सेलर क्या कर सकता है जी? सेलर केवल जो परचेजर है उसके ऊपर पैसों के लिए, जो रिमेनिंग पैसा लेना है उसके लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया बिटवीन हायर परचेज एंड बिटवीन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सबसे पहला जो मेन डिफरेंस होता है, हायर परचेज के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी जी हायर परचेजर को। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर सेलर और परचेजर के बीच में जैसे ही अग्रीमेंट साइन होता है और जैसे ही परचेजर डाउन पेमेंट कर देता है, वैसे ही क्या होता है जी? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ओनर कौन है जी? जो परचेजर है वो गुड्स का ओनर है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। जबकि हायर परचेज के अंदर क्या होता है जी?
हायर परचेज के अंदर जिस दिन तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता परचेजर, तब तक वो एज ए किराएदार की तरह उस असेट को यूज करता है, जिसको बोलते हैं जी बेली बोलते हैं। हायर परचेज के अंदर अगर परचेजर जो है जिसने मशीन खरीदी थी मिस्टर ए, अगर वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में कोई भी डिफॉल्ट करेगा तो सेलर क्या करेगा, गुड्स को वापस रीपोजेस कर लेगा और आज तक मिस्टर ए ने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की उनको भी क्या करेगा जी, उनको भी जब्त कर लेता है एज ए हायर चार्जेस मान के, एज ए किराया मान के, वो भी पैसा रिफंड नहीं होता। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर अगर परचेजर कोई डिफॉल्ट करता है तो सेलर क्या करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है ना उसकी रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकता है, गुड्स को वापस रिपोजेस नहीं कर सकता, केवल जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए केस फाइल कर सकता है। उसके बाद आगे चलेंगे जी, उसके बाद बात करेंगे जी आगे कि अगर सेलर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे गुड्स बेचना चाहे तो उसको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे, उसको क्या हायर परचेज सिस्टम फॉलो करना चाहे या फिर उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करना चाहिए, उसको कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो हमें बताने हैं जी हायर परचेज अगर आप फॉलो करोगे तो क्या बेनिफिट है और अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करोगे तो क्या बेनिफिट और दोनों के क्या क्या नुकसान है। तो मैं आपको बता रहा हूं जी कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए अगर गुड्स आप क्रेडिट पे बेच रहे हैं, गुड्स और अगर इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं तो कौन सा सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए। तो व्हाट ऑप्शन शुड द सेलर सिलेक्टेड, सेलर को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए इफ सेलर वांट्स टू सेल द गुड्स सेलर वांट्स टू सेल द गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो कहते हैं सेलर को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए अगर सेलर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गुड्स को सेल करना चाहता है। तो सेलर के पास इंस्टॉलमेंट बेसिस के लिए दो ऑप्शन है। ठीक है जी, एक तो है सेलर के पास है हायर परचेज का ऑप्शन, और एक है जी सेलर के पास इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अगर आप एज ए सेलर अगर इंस्टॉलमेंट पे गुड्स से सेल करना चाहते हो तो आप कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे। तो आप में से ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे जी हायर परचेज सिस्टम फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर किसी दिन परचेजर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो क्या करेंगे जी, आज तक जो उसने डाउन पेमेंट किया, जो फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे कर दी उसको तो हम जब तक कर लेंगे। ठीक है जी, और क्या करेंगे, इसमें अपने को गुड्स को वापस लेने का राइट भी मिलता है। हायर परचेजर के अंदर अगर परचेजर कोई डिफॉल्ट करता है तो सेलर क्या कर सकता है जी, जो परचेजर के पास जो गुड्स रखा है उसको वापस रीपोजेस कर सकता है, वापस अपने हक में ले सकता है। ठीक, तो चलो जी मैं हायर परचेज को एक्सप्लेन कर दूं। मान लो मिस्टर ए है, मान लो मिस्टर बी ले लेते हैं जी। मिस्टर बी है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक शोरूम स्टार्ट किया।
इस शोरूम में वॉशिंग मशीन भी रख रहा था ये, इसमें फ्रीज भी थे। ठीक है जी, फ्रीज थोड़ा बड़ा साइज का भी था, फ्रीज डबल डोर का भी था। ठीक है जी, उसके बाद इसमें टेलीविजन भी था और इसमें बहुत सारे और भी आइटम थे। अब मान लो कोई कस्टमर है जिसका नाम है जी मिस्टर ए नाम है। मिस्टर ए को अब मान लो फ्रीज परचेज करना था। मिस्टर ए को खरीदना था जी, फ्रीज खरीदना था, और मिस्टर ए का बजट है 10,000 रुपए। अब मिस्टर ए गया जी मिस्टर बी के शोरूम में गया और कहा मुझे फ्रीज दिखाओ। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से पूछा कितने तक का आपको फ्रीज चाहिए। तो मिस्टर ए ने कहा मुझे मेरा बजट है जी 10,000 रुपए तक का बजट है। ठीक है जी, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक फ्रीज दिखाया, कहता है ये है जी हमारा छोटा फ्रीज है, सिंगल डोर का, छोटी हाइट का फ्रीज है, ये आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। मिस्टर ए बड़ा खुश हुआ, कहता है मेरा बजट था 10,000 रुपए और मुझे 10,000 में ही क्या मिल रहा है जी, फ्रीज मिल रहा है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेंगे, 10,000 का बजट था और 10,000 में उसको ऑप्शन भी मिल रहा था, एक फ्रीज मिल रहा था 10,000 का, बट साइज में छोटा था और एक सिंगल डोर का फ्रीज था। लेकिन मिस्टर ए ने गलती क्या की, मिस्टर ए ने जब फ्रीज खरीदने गया तो अपनी वाइफ को साथ में ले गया। ठीक है जी, अब जो मिस्टर बी है बड़ा ही चालाक है, सेलर है जी वो, ठीक, पूरा उसको मार्केटिंग का नॉलेज है। उसने उसकी वाइफ की तरफ देखा और उसकी वाइफ जो देख रही थी वो जी डबल डोर का जो फ्रीज है उसकी तरफ उसका ध्यान था। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए की वाइफ को कहा कि आपको अगर ये फ्रीज पसंद आ रहा है तो ये फ्रीज भी हम आपको दे देंगे। तो मिस्टर ए ने कहा सर मेरा बजट तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। ठीक है जी, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा हम आपसे 10,000 रुपए भी नहीं लेंगे, हम आपसे 5,000 रुपए ही लेंगे। तो इतने में जी मिस्टर ए की जो वाइफ है उसके चेहरे पे बड़ी अच्छी सी स्माइल आ गई। उसने कहा अब तो मैं फ्रीज खरीदूंगी तो यही वाला फ्रीज खरीदूंगी डबल डोर का। तो कहता है कैसे जी, मिस्टर ए ने कहा मुझे बताओ तो सही, मेरे पास आप 5,000 रुपए लेकर ये मुझे फ्रीज कैसे दे दोगे। तो मिस्टर बी ने कहा ये फ्रीज है जी 2,00,000 रुपए का, ये डबल डोर का फ्रीज है और आजकल यही वाला चल रहा है, इसमें सारी टेक्नोलॉजी है। तो कहता है वो सारी बात ठीक है, मुझे ये बताओ आप 5,000 रुपए लेकर मुझे ये फ्रीज कैसे दे दोगे। तो मिस्टर बी ने उसको बिठाया, एक टेबल और चेयर दी, कहता आप बैठिए मैं समझाता हूं। तो कहता ये जो फ्रीज है जी, ये फ्रीज है 2,00,000 रुपए का है। जिसमें से 5,000 रुपए तो मैं आपसे अभी ले लूंगा, बाकी जो बचा 1,95,000 इसमें मैं कुछ इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, क्योंकि आपसे क्या कर रहा हूं जी, मैं आपसे पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूं, तो इसमें मैं 15,000 रुपए इंटरेस्ट का भी जोड़ देता हूं। तो मैं आपसे लूंगा जी 2,10,000 रुपए की मैं आपकी इंस्टॉलमेंट बना दूंगा। ध्यान से सुनेंगे, 2,00,000 का फ्रीज था, अगर आज की डेट में पेमेंट करते हैं हमने 5,000 डाउन पेमेंट दे दिया, बचा जी 1,95,000। हमने कहा 5 इंस्टॉलमेंट बना दो, इसकी 5 इंस्टॉलमेंट बना दो। तो मिस्टर पी ने कैलकुलेटर लिया, कुछ कैलकुलेशन की और कहा कि 15,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा और मैं आपकी इसकी 5 इंस्टॉलमेंट बना दूंगा। तो मिस्टर ए भी खुश हो गया और उसकी वाइफ भी खुश हो गई।
और दोनों ने क्या किया, वो फ्रीज को खुशी खुशी घर ले आए। तो ये 5 इंस्टॉलमेंट बना दीजिए उसने, मिस्टर बी ने। अब मान लो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी थी, क्वार्टरली पेमेंट करनी थी, ऐसे मान लेता हूं। तो 3 महीने के बाद मिस्टर बी पहुंचा जी, मिस्टर ए के पास पहुंचा और उसने मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा, सर कैसे हैं। 3 महीने के बाद मिस्टर बी मिस्टर ए के यहां पहुंचा 42,000 रुपीज लेने, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए से पूछा कैसे हैं। तो मिस्टर ए ने बड़े ही अचंभे से मिस्टर बी को देखा, सर आप कौन। तो मिस्टर बी ने कहा, सर मैंने आपको 3 महीने पहले एक फ्रीज दिया था 2 लाख रुपए का, आपने डाउन पेमेंट किया 5,000 रुपए, 195 लेना था। आपने कहा मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा, तो 15,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट के जोड़ दिए, और आपकी मैंने इंस्टॉलमेंट बनाई 42,000 42,000 42 42 42। कहता हाँ हाँ मुझे याद आ गया, आपको 42,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, लेकिन मैं आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। तो मिस्टर बी ने जब गुड्स बेचा था ना, ये फ्रीज जब इंस्टॉलमेंट पे बेचा था, तभी मिस्टर ए को वार्निंग दे दी थी कि अगर आप कभी भी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाओगे, तो आपने जितना पैसा पे किया वो सारा का सारा मैं जब्त कर लूंगा, और जब मैं आऊंगा इंस्टॉलमेंट लेने, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो मैं फ्रीज को भी वापस अपने साथ लेकर आ जाऊंगा जी। मैं फ्रीज को क्या करूंगा, रीपोजेस कर लूंगा, फ्रीज को जब्त कर लूंगा। तो अब आया जी मिस्टर बी, जब इंस्टॉलमेंट मांगने आया तो मिस्टर ए ने इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया। तो मिस्टर बी ने कहा, फ्रीज कहां है, फ्रीज कहां है, मैं उस फ्रीज को वापस लेकर जाऊंगा। तो वो घर में गया और उसने देखा कि फ्रीज का जो डबल डोर था, वो एक डोर तो कहीं और रखा था, दूसरा डोर कहीं और रखा था। फ्रीज के सारे पार्ट्स मिस्टर ए के बच्चों ने अलग अलग कर दिए। ठीक, तो इस केस में उस फ्रीज की रीसेल वैल्यू भी क्या हो गई, बहुत कम हो गई, 0 वैल्यू हो गई। तो यहां पे मिस्टर ए ने क्या किया, 5,000 रुपए में 3 महीने फ्रीज को यूज कर लिया, और मिस्टर बी को इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से मिस्टर बी को क्या हो गया जी, नुकसान हो गया। क्योंकि 2 लाख का फ्रीज के बदले 5,000 मिला, और वो जो कबाड़ा हो गया था 3 महीने के अंदर फ्रीज का, ठीक है जी, उसकी रीसेल वैल्यू भी 0। तो यहां पे मिस्टर बी को नुकसान हो गया। तो मिस्टर बी उदास हो गया जी हायर परचेज पे गुड्स को बेचकर। ठीक है जी, मिस्टर बी उदास हो गया, उसने क्या किया जी, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स को बंद कर दिया। कहता है ये तो बड़ा खराब सा सिस्टम है, इसमें गुड्स इंस्टॉलमेंट पे बेचो, गुड्स पुराना हो गया, सामने वाले ने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की परचेजर ने, तो गुड्स को वापस रीपरचेज करो, और उसकी रीसेल वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है जी, तो हायर परचेज का ये उसको डिफॉल्ट लगा, वो उदास मन से उसने वो बिजनेस ही क्या किया जी, बंद कर दिया। कुछ महीने बाद उसने क्या किया जी, एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। और उसको पता है, अब उसको क्या पता है, उसको पता है मैं अब घर जो बेचूंगा रियल एस्टेट में, वो हायर परचेज बेसिस पे कभी भी जिंदगी में नहीं बेचूंगा। तो उसने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर बी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता था, ठीक है जी, और एक जो फ्लोर था, मान लो ये एक जो फ्लोर है, इसकी वैल्यू है जी 1 करोड़ रुपए। ये जो फ्लोर है, इसकी एक की वैल्यू है जी 1 करोड़ रुपए। वो पहले धोखा खा चुका है हायर परचेज में, तो अब उसने डिसाइड किया अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे घर बेचूंगा, तो मैं बेचूंगा जी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बेचूंगा, ना कि मैं हायर परचेज पे बेचूंगा। तो मिस्टर बी निकला जी घर खरीदने के, मिस्टर ए फिर से निकला। ये किसने स्टार्ट किया जी, ये बिजनेस से मिस्टर बी ने स्टार्ट किया।
तो मिस्टर ए निकला एक दिन अपनी वाइफ के साथ, और ये निकला जी घर खरीदने के लिए, और इसका जो बजट था वो बजट था जी, इसका बजट था 30 लाख रुपए का। कहता है 30 लाख रुपए लेकर जाऊंगा, आज ही सारी की सारी पेमेंट कर दूंगा, 30 लाख का फ्लैट पसंद करूंगा और 30 लाख का घर खरीद के इंस्टॉलमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं पालूंगा। ठीक है जी, ये पहुंचा घर देखने और अचानक ही फिर से यहीं पहुंच गया मिस्टर बी के ऑफिस पे, और मिस्टर बी इसको देखते ही पहचान गया। अरे मिस्टर ए, आप तो वही हैं जिसको मैंने फ्रीज बेचा था और आपने फ्रीज को एकदम कबाड़ा कर दिया था। ठीक है जी, और उसको रीसेल करके मुझे उससे कुछ नहीं मिला, तो मैं बड़े उदास होकर मैंने अपना बिजनेस क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बंद कर दिया। अब मैंने बड़ी मुश्किल से रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मैं गलती से भी अब ये जो घर हैं ये हायर परचेज सिस्टम पे नहीं बेचूंगा। ठीक है जी, तो मिस्टर ए ने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो बजट 30 लाख रुपए का है, क्या 30 लाख में आपके पास कोई घर है तो मुझे दे दो, वरना आप मना कर दो। ठीक है जी, तो कहता है मेरे पास घर तो है, आप एक बार देख लीजिए, पैसा मैं बाद में बताता हूं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ये घर दिखाया, साथ में इसकी वाइफ भी थी। घर देखते ही मिस्टर ए की वाइफ को वो घर पूरी तरह से पसंद आ गया, और अब ऑफिस में आके मिस्टर बी ने बताया कि ये जो घर है ये है जी 1 करोड़ रुपए का। मिस्टर ए खड़ा हो गया, कहता हमें नहीं खरीदना, हमें नहीं खरीदना, हमारा तो बजट है जी 30 लाख रुपए का। तो मिस्टर ए की वाइफ ने कहा क्या पिछले वाला सिस्टम नहीं है जो आपने इंस्टॉलमेंट बना दी थी, क्या हायर परचेज वाला सिस्टम नहीं है? तो मिस्टर बी ने कहा हायर परचेज का सिस्टम नहीं है, बट मैं इंस्टॉलमेंट बना दूंगा, और इस बार सिस्टम रहेगा जी इंस्टॉलमेंट सिस्टम रहेगा। तो कहता है ठीक है जी, कैसे बनेगा? तो कहता है ये घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, आप दे रहे हैं जी, डाउन पेमेंट दे रहे हैं कितना, 30 लाख रुपए, बाकी बचा जी 70 लाख रुपए आपसे मुझे बैलेंस लेना रह गया। अब मैं आपके इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं तो इसमें मैं कुछ आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। कहता है आपसे अब मैं 75 लाख रुपीज लूंगा, बट इस बार मैं हायर परचेज सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की तो मैं आपसे घर जब्त नहीं करूंगा वापस, मैं क्या करूंगा जी, कोर्ट में जाऊंगा आपके ऊपर केस करने कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो फिर आप डर के मारे मुझे मेरा पैसा दे दोगे। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है जी, आप मुझे क्या करो 75 लाख रुपीज की 10 इंस्टॉलमेंट बना दो। तो 10 इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, 7,50,000, 7,50,000, इस टाइप से ये 10 इंस्टॉलमेंट बनाते। और घर क्या किया जी, घर की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, क्योंकि कौन सा सिस्टम है इस बार, इस बार है जी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, और घर की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए उस घर का ओनर बन गया। आराम से मिस्टर ए की वाइफ, मिस्टर ए के बच्चे उस घर में रह रहे थे। 1 साल के बाद फिर से मिस्टर बी पहुंचा जी, मिस्टर बी मिस्टर ए के पास पहुंचा, कहते हैं सर कैसे हैं? तो मिस्टर ए ने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे पिछली बार किया था। कहते हैं सर आप कौन? कहते हैं सर आप जल्दी भूल जाते हैं, आप पहले भी मुझे भूल गए थे, इस बार भी आप मुझे भूल गए। मैंने आपको ये घर दिया है, 1 करोड़ का घर था, 30 लाख आपने डाउन पेमेंट की, 70 लाख रुपए, 5 लाख मैंने इंटरेस्ट लगाया, 75 लाख रुपीज लेना था, जिसकी मैंने 10 इंस्टॉलमेंट बनाई है, और आज मैं आपसे पहली इंस्टॉलमेंट लेने आया हूं। ठीक है जी, आज क्यों आया हूं मैं पहली इंस्टॉलमेंट लेने आया हूं। तो मिस्टर ए ने कहा जी मैं तो ये इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, और इस बार तो आप पिछली बार की तरह मेरा फ्रीज के टुकड़े ले गए थे, तो इस बार घर भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ओनर कौन है, ओनर तो मैं हूं।
तो मिस्टर बी ने कहा मुझे घर वापस लेना भी नहीं है क्योंकि आपने घर को बहुत पुराना कर दिया है। मैं तो क्या करूँगा जी, जो पैसा मुझे लेना है, रिकवरी जो करनी है आपसे, उसके लिए मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा और आपके ऊपर केस फाइल करूंगा। हमने कहा शांति शांति शांति। मिस्टर बी को हमने समझाया, हमने कहा अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपको पता है कोर्ट एक केस को सोल्व करने में 20 से 30, 40, 50 साल लगा देता है। तब तक तो ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। ठीक है जी। तो यहां पे भी मिस्टर बी को क्या होना पड़ा जी, उदास होना पड़ा। अब माइंड में ये आया, मिस्टर बी के माइंड में भी आया और हमारे माइंड में भी आया कि सर फिर कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे गुड्स खरीदेंगे तो हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं जी यहां पे, इन केस ऑफ हायर परचेज, अगर आप हायर परचेज सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि मेन तो हमें टॉपिक पढ़ना चाहिए हायर परचेज, तो इन केस ऑफ हायर परचेज अगर आप हायर परचेज का सिस्टम फॉलो करते हैं तो फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तो फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो कहता है अगर आप हायर परचेज सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो ये कुछ कंडीशंस मैं लिख रहा हूं, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ध्यान से देखेंगे जी, पहली कंडीशन है कि जो गुड्स आप गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, कि जो गुड्स आप हायर परचेज सिस्टम पे बेच रहे हो, जो आप सामने वाले को लोन दे रहे हो, जो आप इंस्टॉलमेंट बना रहे हो, ठीक, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम वो इंश्योर्ड होने चाहिए, शुड बी इंश्योर्ड, या आप लिख सकते हैं शुड बी इंश्योरेबल। वो इंश्योरेबल होनी चाहिए कि अगर किसी केस में परचेजर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी जी, परचेजर के केस, परचेजर का जो पैसा है वो कौन दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो गुड्स जो सोल्ड किए गए हायर परचेज सिस्टम पे वो इंश्योरेबल होने चाहिए। कहता है शुड नॉट बी इजीली डैमेज्ड। कहता है जो गुड्स आपने हायर परचेज पे सेल किए हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उनको डैमेज किया जा सके। जैसे आपने सुना है टीवी बड़ी जल्दी डैमेज हो जाती है, फ्रीज भी जल्दी डैमेज हो जाते हैं, बट घर जल्दी से डैमेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस की बात करूं, जैसे कार की बात करें, जैसे स्कूटी की बात करें, तो इस टाइप की एसेट जल्दी से डैमेज नहीं होती और सच गुड्स शुड हैव रीसेल वैल्यू। और कहते हैं जो गुड्स आप हायर परचेज पे बेच रहे हैं उनकी रीसेल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो रीसेल वैल्यू आपको पता है जी, हाउस की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, कार की भी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, स्कूटी की भी अच्छी होती है। तो ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आपको गुड्स बेचना है जी हायर परचेज सिस्टम पे, और अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो आपको गुड्स बेचना है जी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बेचना है। तो आप देख रहे हैं जो मैंने एग्जाम्पल लिए यहाँ पे वो उन गुड्स के एग्जाम्पल लिए जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो स्मॉल प्राइस के जो गुड्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो स्मॉल प्राइस के जो गुड्स होते हैं जैसे मिक्सी हो गई, जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है जी, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहता है अगर ये कंडीशन से पूरी होगी तो आपको क्या करना है जी, ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी होगी तो आपको हायर परचेज सिस्टम फॉलो करना है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपको सिस्टम फॉलो करना है जी
इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करना। ठीक है जी। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या समझा दिया? मैंने समझाया जी बिजनेस के ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट। क्रेडिट के भी दो रूप हैं। क्या क्या रूप है जी क्रेडिट के? एक है जी क्रेडिट में इंस्टॉलमेंट सिस्टम, एक है हायर परचेज सिस्टम। दोनों का डिफरेंस समझाया। फिर मैंने आपको यह बताया कि अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि आप गुड्स हायर परचेज पे बेचना चाहेंगे या इंस्टॉलमेंट पे बेचना चाहेंगे, तो दोनों में ही आप उदास होकर लौटे। तो आपने मुझे पूछा कि सर क्या करें, तो मैंने आपको बताया कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन सारी की सारी पूरी होती है तो आप गुड्स हायर परचेज पे बेचना। अदरवाइज इनमें से अगर एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो आप गुड्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बेचना। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कंसाइनमेंट है चाहे जॉइंट वेंचर है, ये स्पेसिफिक जो अकाउंटिंग है उनमें क्या है जी अकाउंटिंग टर्म्स अलग अलग आ रही है। तो हायर परचेज में क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स रहेंगी वो देख लेते हैं। तो मैंने लिखा जी यहां पे अकाउंटिंग टर्म्स इन हायर परचेज। तो आपने देखा होगा मैं बार बार एक नाम यूज कर रहा हूं जी, एक नाम यूज कर रहा हूं। क्या नाम यूज कर रहा हूं? मैं नाम यूज कर रहा हूं हायर परचेजर। हायर परचेजर। तो हायर परचेज कौन है जी? हायर परचेजर कौन है? हायर परचेज सिस्टम में जो हायर परचेज सिस्टम की जिसकी मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं उसमें हायर परचेजर कौन है? तो ये जी बायर है। ये कौन है? जो खरीदार है, जिसने असेट खरीदी है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, वो है जी ये बायर है। तो बायर इन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज अग्रीमेंट में जो बायर है उसको बोलते हैं जी हायर परचेजर बोलते हैं। अब बात आती है जी हायर वेंडर कौन है? कौन है जी हायर वेंडर कौन है? तो जो सेलर है, जो सेलर है इन हायर परचेज अग्रीमेंट, वो कौन है जी? वो हायर वेंडर है। उसके बाद बात आती है जी कैश प्राइस की। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है जी आपका कैश प्राइस। कैश प्राइस मैंने क्या बताया? मैंने कहा बिजनेस में दो ट्रांजैक्शन होते हैं कैश में। अगर आप सारा का सारा पेमेंट आज ही कर देते हैं, मतलब अगर कैश में परचेज करते हैं, तो जितना प्राइस देना पड़ेगा वो हो गया जी कैश प्राइस। तो कैश प्राइस हो गया इफ परचेज्ड इन कैश। अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो आपने पेमेंट किया, ठीक है जी, वो हो गया कैश प्राइस। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जी डाउन पेमेंट का क्या मतलब है? डाउन पेमेंट का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू हायर परचेज अग्रीमेंट, जो आप इनिशियल पेमेंट करते हैं। तो इनिशियल पेमेंट बाय हायर परचेजर, इनिशियल पेमेंट बाय हायर परचेजर, हायर परचेजर एट द टाइम ऑफ, at the time of entering, at the time of entering into hire purchase agreement। तो कहता है हायर परचेज अग्रीमेंट में जब एंटर कर रहा था हायर परचेजर, तो उस टाइम पे जो इनिशियल, जो स्टार्टिंग में पेमेंट की, उसको हम बोलते हैं जी डाउन पेमेंट बोलते हैं।
उसके बाद इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है जी? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो आप इसको इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको हायर परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं। तो हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये होता है जी आपका हायर परचेज प्राइस होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं यूज करूंगा अपना अकाउंटिंग इन हायर परचेज में। उसके बाद जब अकाउंटिंग करते हैं हायर परचेज में, तो कितनी स्टेज होती है कि सबसे पहले कैसे क्या इंटरेस्ट निकालना है, फिर जर्नल एंट्री करनी है, फिर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है जी, तो मैंने लिखा यहां पे स्टेजेस इन हायर परचेज अकाउंटिंग। तो हायर परचेज की जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेज होती है? तो मैं 3 स्टेज में अकाउंटिंग करने वाला हूं जी। सबसे पहले स्टेज में मैं निकालूंगा जी कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, क्योंकि जब तक कैश प्राइस नहीं निकलेगा तब तक असेट का अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस या इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, कि कैश प्राइस निकालूंगा सबसे पहले स्टेज में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद दूसरे स्टेज में मैं करूंगा जी, एक तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। तो मैं करूंगा जी दूसरे स्टेज में पास जर्नल एंट्रीज, एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। पास जर्नल एंट्री पास करूंगा और नेसेसरी अकाउंट्स मेंटेन करूंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, एंड हायर वेंडर। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज पास करूंगा और नेसेसरी अकाउंट्स मेंटेन करूंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर। कब कब? कहता है व्हेन ऑल इंस्टॉलमेंट आर पेड ऑन टाइम, व्हेन ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ऑन टाइम। तो सबसे पहला केस कहता है जब सारी सारी इंस्टॉलमेंट टाइम पे पेमेंट कर दी, तो उस केस में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होगी, कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स बनेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। उसके बाद अगर मान लो कोई इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर नहीं पे कर पाया और हायर वेंडर ने सारे के सारे गुड्स रिपोजेस कर लिए, तो कहने का मतलब फुल रिपोजिशन में फुल रिपोजिशन के केस में क्या एंट्रीज होगी, कैसे कैसे अकाउंट्स बनाने हैं। और तीसरा केस है जी पार्शियल रिपोजिशन, और पार्शियल रिपोजिशन के केस में किस टाइप से एंट्रीज करनी है और किस टाइप से अकाउंट्स बनाने हैं। तो इन 2 स्टेज के अंदर आप इनको 3 स्टेज भी बोल सकते हैं, इसको अलग से ले सकते हैं रिपोजिशन वाले टॉपिक को, अदरवाइज 2 स्टेज में बोलेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो स्टेज है जी हायर परचेज अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको कैश प्राइस की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है,
फिर आपको एंट्रीज पास करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेज मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है, स्टेज 1, ये था जी आपका, ध्यान से देखेंगे। स्टेज 1 जो है वो है जी आपका कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। अब जो स्टेज 1 है जिसमें कंप्यूटेशन करना अपने को कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी, इसमें 6 केस बनते हैं। तो सबसे पहला जो केस है, केस 1, स्टेज 1 में सबसे पहला जो केस है कि पहला केस लिखेंगे जी, व्हेन कैश प्राइस amount of installment, when cash price amount of installment and rate of interest are given, and rate of interest are given। तो सबसे पहला केस है जी, जब आपको मैं बता रहा हूं स्टेज 1, जिसमें हम निकालेंगे कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। इसमें भी बहुत सारे केस बनते हैं, 6 केस आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। और पहला केस है जब आपको कैश प्राइस, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा हो। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा इसको मैं। एग्जाम्पल है जी, आपको दे रखा है कैश प्राइस दे रखा है ₹1 लाख, कैश प्राइस दे रखा है ₹3 लाख दे रखा है। उसके बाद दे रखा है जी आपको, कहता है डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट है जी ₹1 लाख। उसके बाद कहता है बैलेंस से 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया, 3 इंस्टॉलमेंट है जी 1, 2, 3, और 3 जो इंस्टॉलमेंट है वो है जी आपकी 80,000 एंड 80,000। ठीक है जी। हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे। तो एक मैं प्रॉपर एक टेबल लेके चलूंगा, उसी टेबल से सारे के सारे स्टेज का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो मैंने लिखा जी यहाँ पे, सबसे पहले लिखा मैंने ईयर, और ये जो इंस्टॉलमेंट है ना ये ईयरली है। तो एक तो लिखूंगा 0 ईयर में हम डाउन पेमेंट करते हैं 1, 2, 3, 3 साल तक हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है जी 3 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा इंस्टॉलमेंट का नाम, इंस्टॉलमेंट का नाम है जी, एक तो डाउन पेमेंट है, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, एक सेकंड इंस्टॉलमेंट और एक थर्ड इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, कि कैश प्राइस का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो 0 ईयर में जब आपने असेट परचेज की तो उस टाइम पे ओपनिंग बैलेंस था कैश प्राइस का 3 लाख। ठीक है जी। उसके बाद कितना कितना इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, और इंस्टॉलमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस से प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट जी आपने एक तो डाउन पेमेंट किया, और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की 80,000, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की 80,000, एंड फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की 80,000। उसके बाद इन इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो होता है जी आपका
कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इस इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, तो ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है, कि डाउन पेमेंट जो करते हैं वो तो जीरो जीरो ईयर में हमने कर दी। तो जीरो ईयर में जो डाउन पेमेंट की उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता, ये मैं लिखवाऊंगा आपको अभी, कि आप जो डाउन पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, जो आपने डाउन पेमेंट की, जो आपने इनिशियल पेमेंट किया, जो आपने इनिशियल पेमेंट किया उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब जीरो ईयर में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता। तो यहां पे मैं लिखूंगा जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी, करना स्टार्ट करेंगे। तो डाउन सबसे पहले था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस 3 लाख, आपने डाउन पेमेंट किया 1 लाख जिसमें कैश प्राइस था 1 लाख, इंटरेस्ट था 0। तो कैश प्राइस में से कैश प्राइस माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी कैश प्राइस का 2 लाख। यहां का क्लोजिंग, यहां का ओपनिंग। अब 2 लाख पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है जी आपका 10% पर एनम। तो मैं इंटरेस्ट किस पे लगा रहा हूं ये भी ध्यान रखना, अभी अभी पॉइंट लिखवाऊंगा कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो 2 लाख का 10% हो गया जी 20,000 रुपए। और जो ये इंस्टॉलमेंट है 80,000 रुपए की, ये कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब इसमें कैश प्राइस कितना हो गया, ठीक है जी, कैश प्राइस हो गया आपका कितना, 60,000 रुपए। तो कैश प्राइस का फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। कैश प्राइस का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालो जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस हो गया, कैश प्राइस में से कैश प्राइस माइनस किया 2 लाख माइनस 60,000, तो ये आ गया जी 1,40,000। यहां का क्लोजिंग, यहां का ओपनिंग, 140 का 10% 14,000 मीन्स 80,000 की इंस्टॉलमेंट में 14,000 इंटरेस्ट है। तो ये आ गया जी 66,000 आपका आ गया कैश प्राइस। तो 140 में से कैश प्राइस माइनस किया तो ये आ गया जी 74,000। 74,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता, दोनों का डिफरेंस जो होगा, ठीक है जी, वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। वो आ गया जी आपका 6,000 रुपए। और आपने 80 में से 6 माइनस किया तो कैश प्राइस आ गया 74। और ये फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो मैंने आपको दिखाया जी किस टाइप से हम कैश प्राइस का कॉल निकालते हैं, किस टाइप से हमें इंटरेस्ट निकालते हैं। इंस्टॉलमेंट तो इस केस में आपको दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद कुछ पॉइंट हमने सीखे। हमने सीखा जी सबसे पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे जो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाले हैं, कि देयर इज नो इंटरेस्ट एलिमेंट, देयर इज नो इंटरेस्ट एलिमेंट इन डाउन पेमेंट, कि डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद इंटरेस्ट हमें किस अमाउंट पे लगा रहे थे, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल कैश प्राइस, ऑन टोटल कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। कहते हैं जो कैश प्राइस जो आउटस्टैंडिंग है, तो जैसे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था 3 लाख, तो ये तो डाउन पेमेंट के टाइम था, तो डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता। फिर 2 लाख का 10%, फिर 41 का 10%, इस टाइप से मैंने इंटरेस्ट लगाया। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट।
उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो कैसे आया, वो आया जी कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकला, इंस्टॉलमेंट निकला जी कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस जुड़ा हुआ है, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये आ जाएगा जी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, इसी फॉर्मूले को आप 2-3 बार घुमा सकते हैं। कैसे, फोर्थ पॉइंट में अगर आपको निकालना हो कि एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, तो कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, तो आप कैसे करेंगे जी, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में से जब इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट जो होता है, टोटल जो इंटरेस्ट होता है वो होता है जी आपका टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस। ठीक है जी, तो इन फॉर्मूलों को आप यहां से भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो होता है जी कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 80,000। उसके बाद कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट में से 80,000 में से जब इंटरेस्ट माइनस किया तो आपका आ गया जी कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट आ गया। फिर आप क्या करो जी, टोटल हायर परचेज प्राइस इसमें से माइनस करो टोटल कैश प्राइस माइनस करेंगे, ये आ गया जी 3 लाख रुपए। तो टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस इक्वल टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आ गया जी 40,000 रुपए आ गया। ठीक है जी, तो ये था आपका केस 1 जिसमें आपको टोटल कैश प्राइस दे रखा था, इंस्टॉलमेंट दे रखा था एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा था। तो आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे और इसको नोट करेंगे। तो ये था जी आपका केस नंबर 1। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जी केस नंबर 2। तो हायर परचेज की जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें स्टेज 1 होता है, आपको कंप्यूटेशन करना होता है कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का। उसमें केस 1 मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब बात कर रहा हूं जी केस 2, और केस 2 है आपका व्हेन कैश प्राइस केस 2 मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जी, और केस 2 है आपका व्हेन कैश प्राइस अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट amount of each installment and rate of interest are given and rate of interest। कहते हैं क्वेश्चन में आपको टोटल कैश प्राइस दे रखा है कि आपने असेट कितनी कैश प्राइस की खरीदी, ठीक, उसमें अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दे रखा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में इस बार इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है जी, ये अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है।
ठीक है जी, तो इसका एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उसको हमें डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल है जी कैश प्राइस ऑफ असेट। कैश प्राइस जो है असेट का वो दे रखा है जी आपको 1,00,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है डाउन पेमेंट की आपने 10,000 रुपये, और जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे रखी है। अब हमें कैसे पता लगा ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? तो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जी 30 30 30, और जब हमने डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का टोटल किया तो ये आए जी इक्वल टू कैश प्राइस 1,00,000। ठीक है जी, इसका मतलब इसमें इन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ। तो हमें निकालना है जी इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। तो अभी अभी जो मैंने आपके सामने टेबल बनाई थी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूंगा। मैंने लिखा जी ईयर 0 में डाउन पेमेंट किया 1 2 एंड 3। उसके बाद लिखा जी मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट दे रखी है जी आपको डाउन पेमेंट के नाम से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा जी जैसे पिछली टेबल में लिखा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, और कैश प्राइस का ओपनिंग बैलेंस है, कैश प्राइस असेट का है जी 1,00,000 रुपए। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा जी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ये होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो ये अभी मेरे पास नहीं है। उसके बाद अगला जो कॉलम होता है वो होता है जी कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कैश प्राइस कितना है, ये होता है जी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है ये वाला कैश प्राइस। तो ये हो गया जी आपका 10,000 डाउन पेमेंट है। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी है जो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है 30,000 30,000 एंड 30,000। उसके बाद अगला कॉलम होता है जी आपका इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का रेट है जी इस क्वेश्चन में 10%। ठीक है जी, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट किया, ओपनिंग बैलेंस था कैश प्राइस का 1,00,000, और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता, तो जितना कैश प्राइस था इंस्टॉलमेंट में उतना ही इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 90,000। तो क्लोजिंग को लिखा मैंने ओपनिंग में 90,000, ठीक, और इंटरेस्ट जो लगाते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगाते हैं, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जी 90,000। 90,000 का 10% हो गया 9,000। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट 39,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस था 90, उसमें से कैश प्राइस पे कर दिया हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 30,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 60,000। ये लिखा जी मैंने 60,000, 10% इंटरेस्ट लगाया 6,000, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया विद इंटरेस्ट 36,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस में से माइनस किया कैश प्राइस, तो ये आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, और इसको लिखा मैंने थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना 30,000। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस था कैश प्राइस का 30,000, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाया 3,000, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना जी 33,000। ठीक है जी, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 0 आ गया।
तो आपका जो हायर परचेज प्राइस है, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये हायर परचेज प्राइस है, ये इक्वल हो जाएगा टोटल कैश प्राइस 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 18,000। तो आपका जो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना, ये आ जाएगा जी 1,18,000। ये आपका हायर परचेज प्राइस आ गया। ये था जी आपका केस नंबर 2। इसको नोट करेंगे। उसके बाद चलेंगे जी थर्ड केस पे। थर्ड जो केस आपका देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ये लिखा जी मैंने केस थर्ड। थर्ड केस में आपको टोटल कैश प्राइस आपको दे रखा होगा और आपको डिफरेंट अमाउंट के इंस्टॉलमेंट दे रखे होंगे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दे रखा होगा, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है जी। तो कहता है व्हेन टोटल कैश प्राइस and amount of different installment is given, amount of different installment वो तो दे रखा होगा, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जितने भी केस समझाऊंगा सब में एक एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखे जी कि कैश प्राइस ऑफ असेट 5 लाख, असेट का जो कैश प्राइस दे रखा है वो दे रखा है जी 5 लाख। उसके बाद दे रखा है जी आपको, कहता है डाउन पेमेंट किया जी, ये डाउन पेमेंट कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद कहता है 4 इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जी 90,000 एंड 90,000। तो आपको निकालना है जी इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल के दिखाना, और हम टेबल भी बना के दिखा देंगे साथ साथ। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो टोटल जो हायर परचेज प्राइस है, टोटल हायर परचेज प्राइस हो गया जी डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट, ये हो गया जी आपका 5,60,000 रुपए। और टोटल जो आपका कैश प्राइस दे रखा है वो आपको दे रखा है जी 5 लाख रुपए। तो आपको ये तो पता लग गया कि टोटल में इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। क्या बताया था कि टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस। अब मुझे ये तो पता लग गया कि टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट है जी 60,000 रुपए। टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है जी आपका 60,000 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है जी। लेकिन अब 60,000 तो टोटल इंटरेस्ट है, अब इस इंस्टॉलमेंट में कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, ये कैसे निकालेंगे? तो ये जो 60,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है इसको हमें डिवाइड कर देंगे, एक रेशियो में डिवाइड करेंगे। और रेशियो कौन सा होगा जी आपका,
तो टोटल इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू तो जो टोटल इंटरेस्ट है 60,000 उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किस में डिवाइड करूंगा, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का जो रेशियो है, ठीक है जी, उसमें डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने 5,60,000 आपका टोटल हायर परचेज प्राइस था, डाउन पेमेंट कर दिया जी, और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो डाउन पेमेंट करने के बाद आपका जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है, ठीक है जी, डाउन पेमेंट करने के बाद 5,60,000 में से आपने 2 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, तो आपका बचा जी आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बचा 3,60,000। ठीक है जी, ये बचा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम। फिर आपने 90,000 पे कर दिया इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बचा 2,70,000। फिर आपने 90,000 पे कर दिया, तो आपका बचा जी 1,80,000 रुपये। फिर आपने 90,000 पे कर दिया, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के टाइम आपका बचा 90,000, और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, तो आपका अमाउंट बचा जी 0 अमाउंट बचा। ठीक है जी, तो ये आ गया रेशियो, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, तो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का रेशियो आ गया जी 4,3,2,1। तो जो टोटल इंटरेस्ट था 60,000, उसको मैं 4,3,2,1 के रेशियो में बांट दूंगा, तो ये आ गया जी 24,000 रुपये इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट में, 18,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट में, 12,000 तीसरी इंस्टॉलमेंट में, और 6,000 आ गया जी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी, अब मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर एक काम करो, आप टेबल भी बना के दिखा दो। ठीक है जी, मैं बच्चों के हिसाब से ही चलने वाला हूं, तो टेबल बनाई जी बिल्कुल सेम उसी टाइप से। मैंने लिखा ईयर 0 ईयर 1 2 3 एंड 4। यहां पे लिखा जी मैंने इंस्टॉलमेंट का नाम लिखा, इंस्टॉलमेंट आपकी डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद मैंने लिखा जी यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी, मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, तो स्टार्टिंग में कैश प्राइस था असेट का 5 लाख रुपीज। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा जी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और इंस्टॉलमेंट मुझे दे रखा है, सबसे पहले डाउन पेमेंट किया 2 लाख रुपए, उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट है 90,000, 90,000, 90,000 एंड 90,000। उसके बाद मैंने लिखा जी कि इस इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, तो मुझे डाउन पेमेंट का तो पता है कि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता, तो जितना इंस्टॉलमेंट है उतना ही कैश प्राइस है। बट यहां पे अभी मुझे नहीं पता, तो ये मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे निकालना है जी इंटरेस्ट का अमाउंट, और इंटरेस्ट तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। पहले डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता, पहले इंस्टॉलमेंट में 24,000, ये आ गया जी 18,000, ये आ गया 12,000, और ये आ गया जी 6,000 रुपये। ठीक है जी, तो कैश प्राइस निकाल लिया मैंने, 90,000 में से माइनस किया 24,000, तो ये आ गया जी 66,000, ये आ गया 72,000, ये आ गया जी 78,000, और ये आ गया जी 84,000। तो यहां पे मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस,
तो कैश प्राइस 5 लाख था, डाउन पेमेंट किया 2 लाख रुपए जिसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 3 लाख रुपए। ये लिखा मैंने 3 लाख, 3 लाख में से मैंने कैश प्राइस माइनस किया 66,000, तो ये आ गया जी मेरा 2,34,000। ये लिखा जी मैंने 2,34,000। 2,34,000 में से मैं माइनस करूंगा जी 72,000, तो 2,34,000 में से मैंने माइनस किया 72,000, तो ये है जी मेरा 1,62,000। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,62,000। 1,62,000 में से मैंने माइनस किया जी 78,000, तो ये आ गया जी मेरा 84,000। ठीक है जी, और ये ओपनिंग लिखा 84 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट मैंने पे की 84 की, तो ये आ गया क्लोजिंग 0। तो टोटल जो हायर परचेज प्राइस आपका 5,60,000, ये आपका इक्वल होगा जी टोटल कैश प्राइस 5 लाख, और प्लस करेंगे इसमें टोटल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना था जी टोटल 60,000 रुपए। तो ये थर्ड केस था जिसमें आपको टोटल हायर परचेज प्राइस दे रखा था, इंस्टॉलमेंट दे रखा था, और आपको टोटल कैश प्राइस दे रखा था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दे रखा था। ठीक है जी, इसको नोट करेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट केस, केस नंबर 4 पे। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, मैं कर रहा हूं जी केस नंबर 4, और आपका जो केस नंबर 4 है वो है जी, कहते हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन। ठीक है जी, एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन, बट हुआ क्या, इस केस में आपको कैश प्राइस से नहीं दे रखा होगा। तो क्वेश्चन जहां से स्टार्ट करते हैं, जो टेबल स्टार्ट करते हैं, वही पॉइंट अपने को नहीं दे रखा होगा, बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। बट टोटल कैश प्राइस आपको नहीं दे रखा होगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं, ये जो मेथड होता है इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड मेथड। मतलब आपको जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है वो लास्ट से स्टार्ट करनी है। कैसे जी, देखेंगे इसमें टेबल भी थोड़ी बड़ी होने वाली है। एक एग्जांपल लिख लूं पहले। मैंने लिखा जी फॉर एग्जांपल, आपको देखा आपने डाउन पेमेंट किया, ये क्या जी 1,20,000 रुपए का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट दे रखा है वो है जी आपका 1 लाख। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 90,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जी 77,000। और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है ना,
ये आपका 10% पर एनम। ठीक है जी, फिर से टेबल बनाएंगे और टेबल है ना इस बार थोड़ा खुला 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 बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा जी मैंने यहाँ पे ईयर लिखा, ये लिखा जी मैंने 0 ईयर। क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा, थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के फिर सॉल्यूशन करूंगा। 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। उसके बाद मैंने लिखा जी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। उसके बाद मैंने लिखा जी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट के जो नाम है वो आपका डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आ जाएंगे जी इंस्टॉलमेंट के बाद मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी, तो ये अभी मुझे नहीं पता है। उसके बाद मैं लिखूंगा जी इंस्टॉलमेंट मैं लिखूंगा जी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और मुझे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है कितना है जी। डाउन पेमेंट मुझे पता है 1,20,000 का किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1,00,000 की। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 90,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है 77,000। उसके बाद मैं लिखूंगा जी यहाँ पे कैश प्राइस कि इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, कैश प्राइस कितना है। तो डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता, तो ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन बाकियों को अभी नहीं लिख पाऊंगा। उसके बाद मैंने लिखा जी यहाँ पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लिखने के बाद यहां तो इंटरेस्ट का एलिमेंट होगा नहीं, और मैं लिखूंगा जी यहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। तो मेथड का नाम है जी आपका बैकवर्ड मेथड, मतलब लास्ट से आपको स्टार्ट करना है। तो जो ये 77,000 अमाउंट है जी आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट का, और ये जो इंस्टॉलमेंट का कॉलम होता है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। तो ये जो 77,000 है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और हमारे मेथड का नाम है जी वर्किंग बैकवर्ड मेथड। मींस हमें जो स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को वो लास्ट से स्टार्ट करना है। तो ये 77,000 के अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, कहने का मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और अगर आपने 100 रुपये कहीं लगाए तो 100 में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद कितना हो गया जी, 110 रुपये हो गया। तो कहने का मतलब ये जो 77,000 है ये 110 पे है। तो इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना वो निकाल लेंगे, तो वो आ गया जी, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया आपका 7,000 रुपीज। तो 77,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट मैंने माइनस किया तो ये आ गया जी, कैश प्राइस आ गया 70,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस आ गया जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। थर्ड इंस्टॉलमेंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आ गया 70,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग बैलेंस, सेकंड इंस्टॉलमेंट का होता है जी आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं निकालूंगा जी सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, तो एक तो 90,000 ये वाला आउटस्टैंडिंग है, एक 70,000 ये भी तो आउटस्टैंडिंग था। तो टोटल आउटस्टैंडिंग था जी यहां पे 1,60,000 रुपए।
और 1,60,000 रुपए में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो मैं करूंगा जी 10/110। तो मैंने क्या 1,60,000 और मल्टीप्लाई किया 10 से और डिवाइड किया जी 110 से, तो ये आ गया मेरा 14,545। तो इंटरेस्ट आ गया जी 14,545। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया जो 90,000 में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 90,000 में कैश प्राइस कितना है, तो 90,000 में से इंटरेस्ट माइनस किया, तो माइनस किया जी, तो कैश प्राइस आ गया 75,455। ठीक है जी, तो ये तो कैश प्राइस जो आया 75,455, ये तो जी आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के स्टार्टिंग में टोटल कैश प्राइस कितना था, तो ये था जी 70,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट का और 75,455 सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो टोटल था जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस था 1,45,455। सेकेंड का ओपनिंग, फर्स्ट का हो गया जी आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने यहां पे लिखा 1,45,455। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा बिल्कुल वैसे ही, तो ये आ गया जी, इंटरेस्ट निकाल रहा हूं 245,455 इंटू 10/110। तो ये निकाला जी 245,455 इंटू 10 में क्या जी 110। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 22,314 रुपए। तो 1,00,000 का जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें 22,314 रुपए इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस आ गया जी 77,686। ठीक है जी, तो यहां पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आ जाएगा दिस प्लस दिस। तो 145,455 में मैंने जोड़ा जी आपका 77,686, तो ये आ गया 2,23,141। तो फर्स्ट का ओपनिंग, 0 ईयर का क्लोजिंग, तो 2,23,141। और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता, तो 1,20,000 मैं इसमें प्लस कर दूंगा। तो ये आ गया जी 343,141, ये कैश प्राइस आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आ गया जी 343,141, और इस क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस ही निकालना था। तो ये आ गया 343,141 आ गया जी। तो आप इंस्टॉलमेंट का टोटल करेंगे, तो ये आ गया जी आपका 3,87,000। ठीक है जी, आप इसका टोटल करेंगे, तो कैश प्राइस का टोटल किया जी 1,20,000 प्लस किया 77,686 प्लस किया 75,455 प्लस किया 70,000 रुपए। तो ये आए जी आपका 343,141। ये उतना ही आएगा जितना आपने ये अमाउंट निकाला है, और 343,141 को माइनस किया मैंने 3,87,000 में से, तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा जी। तो इंटरेस्ट आएगा आपका 43,859। दोनों तरीके से निकाल लो, एक तो माइनस करके निकाल लो, फिर इंटरेस्ट का टोटल भी कर लो। ठीक है जी, तो ये था केस नंबर 4, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होता है ये वाला, जिसका मैं नाम है जी वर्किंग बैकवर्ड मेथड। लास्ट इंस्टॉलमेंट से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है।
ठीक है जी, इसको आप समझेंगे और इसको नोट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट केस देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। केस नंबर है जी 5। और केस नंबर 5 में जो हम पढ़ेंगे, केस नंबर 5 कहता है जब आपको केवल और केवल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा हो। ठीक है जी, व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर गिवन। कहते हैं जब केवल आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा हो, व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर गिवन। ठीक है जी, तो केस नंबर 4 में आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दे रखा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा था। बट केस नंबर 5 में आपको केवल और केवल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है, बट कैश प्राइस, ना तो आपको कैश प्राइस दे रखा और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा, बट कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, but cash price and rate of interest is not given. ठीक है जी, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से करेंगे। तो लिखेंगे जी, एक एग्जाम्पल लिखेंगे। आपको दे रखा है डाउन पेमेंट दे रखा है 20,000 रुपये और आपको 3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दे रखा है। तो 3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जी, पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 20,800, दूसरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 19,200 और तीसरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जी 17,600 रुपीज। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट का अमाउंट बताना है और कैश प्राइस बताना है। तो मान लेता हूं जी, यहां पे मुझे मान के करना पड़ेगा। मान लिया x इक्वल टू, x को मान लेता हूं जी मैं कैश प्राइस, x इक्वल टू कैश प्राइस इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, और आई मान लेता हूं मैं इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, कहने का मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है जी, तो पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, दूसरी में उससे कम और तीसरी में इससे कम। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में मैंने क्या जी x प्लस आई, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं। तो x प्लस आई, x हो गया जी कैश प्राइस और आई हो गया इंटरेस्ट, तो ये हो गया जी 17,600। उसके बाद x प्लस 2i, ये हो गया जी 19,200 एंड x प्लस 3i, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो x प्लस 3i हो गया जी आपका कितना हो गया जी, ये हो गया 20,800। हमने पढ़ रखा है पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, दूसरी में उससे कम और तीसरी में उससे कम इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा जी, आई की वैल्यू निकाल लूंगा।
ठीक है, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सेकंड में से माइनस करूंगा। तो मैंने लिखा जी बाय सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट है जी x प्लस 2i इक्वल टू 19,200 एंड x प्लस आई, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है जी, ये मैंने गलती से इंस्टॉलमेंट लिख दिया, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन में से माइनस किया तो मेरा i इक्वल टू आ गया जी, ये आपका 1600 रुपये आ गया। i कितना आ गया जी, i आ गया मेरा 1600 रुपये आ गया। कहने का मतलब है थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1600 रुपये तो है जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है जी, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट है 1600 रुपये। ठीक, और कैश प्राइस कितना हो गया, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट आ गया जी आपका 1600। कैश प्राइस निकालूंगा और आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है जी 17,600। तो कैश प्राइस कितना हो गया, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस, ये हो गया जी 16,000 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हो गया 2i, 2i का मतलब हो गया जी 1600 का डबल 3200 रुपये। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी 19,200 की, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो कैश प्राइस आ गया जी 16,000 रुपये। और इसी तरह से मैंने लिखा जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने लिख रखा है 3i, 3i का मतलब हो गया इंटरेस्ट हो गया जी 1600 इंटू 3 4,800, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 20,800। तो कैश प्राइस हो गया जी 16,000 रुपये। तो कैश प्राइस हो गया 48,000। इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया जी 4 3 7 1 8 9 9,600 और इसका टोटल आएगा आपका 57,600 रुपीज। ठीक है जी, तो ये था केस नंबर 5 जिसमें आपको केवल और केवल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा था। ठीक, ना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, ना ही आपको कैश प्राइस दे रखा था। तो मैंने आपको निकाल के दिखाया जी, इसमें इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकाल के दिखाया। उसके बाद लास्ट केस करेंगे जी, इसका लास्ट केस आपका केस नंबर 6। तो लास्ट केस है जी एन्युटी मेथड। तो इसमें क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट दे रखा होगा, बट एन्युटी का रेफरेंस भी दे रखा होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन रेफरेंस टू एन्युटी टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट and installment are given,
and installment are given but total cash price is not given. ठीक है जी, बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। तो इसमें एनवीटी के एक रेफरेंस एनवीटी टेबल की एक रेफरेंस वैल्यू आपको गिवन होगी। कैसे करना है जी इस क्वेश्चन को? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है डाउन पेमेंट दे रखा है कितना 15,000 और आपको 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी है 1, 2 एंड 3 और जो ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है इनका अमाउंट भी है जी 15,000 एंड 15,000 और एन्युटी टेबल की जो वैल्यू दे रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 5% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखा है ऑफ ₹1 एट द रेट 5% पर एनम। तो कहता है अगर ₹1 को इन्वेस्टमेंट किया जाए 5% इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल एक रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 2.7232। ये एनवीटी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको निकाल के बताना है जी कैश प्राइस कितना आएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगा कैश प्राइस बताऊंगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो कहता है जो ₹1 की वैल्यू है ना, जो ₹1 है, ठीक, मतलब आपने एक 3 साल के बाद ₹3, उसकी आज कितनी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी? प्रेजेंट वैल्यू है जी 2.7232। तो जो 15,000 रुपए 3 साल के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसकी आज कितनी वैल्यू है? 15,000 1 साल के बाद देना है, फिर 15,000 देना है, फिर 15,000 देना है। तो ये तो 3 साल में देना है ना, तो आज कितनी वैल्यू है वो बतानी है जी। तो ये आ गई जी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 15,000 इंटू 2.7232। तो ये आ गया जी आपका 40,848। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई और आपको पूछा गया है कैश प्राइस बताओ। तो ये तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपने 15 पे किया था उसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसमें आप डाउन पेमेंट भी जोड़ेंगे तो कैश प्राइस आ गया जी 40,848 प्लस के इसमें डाउन पेमेंट कितना जी 15,000। तो स्टार्टिंग में कैश प्राइस कितना था वो आ गया जी 55,848। अब मैं आपको जरा सा वेरीफाई भी करके बता दूं कि ये हमने सही निकाला या नहीं निकाला। तो देखो जी 40,000 सबसे पहले ओपनिंग कैश प्राइस कितना था, मैं वेरीफाई करके बता रहा हूं आपको। ओपनिंग कैश प्राइस था आपका 55,848। पहले तो एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे। कहता है आप एक 3 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने ₹3 लगाए। 1 साल के बाद अगर आपको ₹1 मिला, फिर 1 साल के बाद ₹1 मिला, फिर 1 साल के बाद ₹1 मिला, तो उसकी आज कितनी वैल्यू है जी उन ₹3 की? उन ₹3 की आज वैल्यू है 2.7232। तो अगर आप 3 साल तक 15,000 दे रहे हो तो उन 15,000 टोटल होते तो 45,000 है, बट आज कितनी वैल्यू है उसकी? तो वो आ गई 40,848 प्लस कर दिया जी डाउन पेमेंट, वो तो 0 ईयर में था, तो कैश प्राइस निकाल दिया। अब मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि ओपनिंग कैश प्राइस था 55,848 माइनस किया जी डाउन पेमेंट 15,000, तो ये आ गया जी 40,848 प्लस क्या आपने इसमें इंटरेस्ट कितना है जी 5% इंटरेस्ट है ना, तो 40,848 का आपने किया 5%, तो इंटरेस्ट आ गया जी आपका
ये इंटरेस्ट आ गया 2042। तो आपने इसमें प्लस किया 40,848, तो ये आ गया जी आपका 42,890। इतना करने के बाद आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की 15,000 रुपए, तो ये आ गया जी 27,890। फिर आपने इसमें इंटरेस्ट लगाया 5%, 27,890 का आपने क्या जी 5%, तो यह आया 1395। तो ये आ गया, टोटल आ गया आपका 27,890 प्लस क्या 1395, तो यह जी 29,285। और फिर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की 15,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये बैलेंस आ गया आपका 14,285। इस पे आपने इंटरेस्ट लगाए जी 5%, तो ये आ गया जी 715 रुपए। तो ये बन गया जी 15,000, और आपने क्या किया जी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 15,000। हो गया वेरीफाई। तो जो आप अगले 3 सालों में 45,000 पे कर रहे हैं, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी 40,848 वैल्यू है। तो ये 6 केस हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट को निकालने के। ठीक है जी, तो स्टेज 1 में मैंने आपको समझा दिया है। स्टेज 1 में हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की एंड कैश प्राइस की। ठीक, तो आज की क्लास में मैंने आपके सामने हायर परचेज का स्टार्टिंग किया जी, इंट्रोडक्शन समझाया, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस बताया। अगर आप एज ए सेलर हायर परचेज पे गुड्स बेचना चाहें या इंस्टॉलमेंट पे बेचना चाहें तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो बताया। हायर परचेज पे कब गुड्स बेचने चाहिए, क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वो बताई। उसके बाद कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बताई हायर परचेज से रिलेटेड। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसको 3 स्टेज में हम पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेज मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया कि किस तरह से इंटरेस्ट निकालना है, किस तरह से इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है और किस तरह से कैश प्राइस निकालना है, जिसके 6 केस बनते थे और 6 के 6 केस हमने विद एग्जांपल डिस्कस कर लिया। आज की क्लास बस यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अब मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, स्टेज 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।